शौर्य उस समय बर्फीली पहाड़ी से तेजी से नीचे उतर रहा था। सर्द हवाओं ने उसके शरीर को सुन्न कर दिया था और उसका हाल बहुत खराब हो रहा था। उसकी एक ही चाहत थी कि किसी तरह अपने कैंप तक पहुंचे और आग के पास बैठकर थोड़ी सी राहत पा सके। लेकिन अचानक ही उसे पास ही से किसी एक लड़की के कराहने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो ठिठक गया था, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसके दोस्तों का कोई प्रैंक होगा, क्योंकि उसके दोस्त अक्सर उसे इस तरह छेड़ते रहते थे। वो हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा था, लेकिन जैसे ही उसने सामने बर्फ पर पड़ी एक लड़की को देखा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। लड़की की हालत बहुत बुरी थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और शरीर ठंड से काँप रहा था। शौर्य तुरंत उसकी तरफ भागा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। लड़की ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और शौर्य की तरफ देखा था। फिर धीरे से उसकी गर्दन को पकड़कर उससे लिपट गई थी, जैसे वो उसे बरसों से जानती हो। शौर्य के दिल की धड़कनें और तेज हो गई थीं। वो हौले से बोली थी, ये तुम कौन हो? इतनी ठंड में यहाँ अकेली कैसे? लड़की ने अपने कांपते होठ शौर्य के कान के पास लाकर धीमी आवाज़ में कहा था, मुझे मत छोड़ना शौर्य। उसके शब्दों के साथ ही उसकी सांसें शौर्य के गले पर महसूस हुई थीं और शौर्य सिहर उठा था। वो लड़की उसे बिल्कुल अनजान थी, फिर भी उसकी पकड़ में इतना अपनापन भरा था कि शौर्य कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। शौर्य ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो थोड़ी ही दूर पर एक टेंट दिखाई दिया था। उसने बिना देर किए लड़की को अपनी बाहों में कसकर उठाया और उस टेंट की तरफ भागा था। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ ज़रूरत की तमाम चीज़ें रखी हुई थीं। कंबल, गैस, लाइट, खाना वगैरह, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी थीं। ये देखकर उसका माथा ठनका था। अगर यहाँ इतना सब कुछ रखा है तो फिर ये लोग कहाँ गए हैं? उसने एक नज़र उस लड़की पर डाली जिसका बहुत ही बुरा हाल था। वो सर्दी के मारे काँप रही थी। शौर्य को लगा कि अगर ये इसी तरह काँपती रही तो थोड़ी ही देर बाद अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। शौर्य ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हो गया था। काफ़ी देर तक वो इसी कोशिश में ही लगा रहा। काव्या ने उसके कान में दोबारा हल्के से सरगोशी की और उससे कहा कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मुझे गर्माहट चाहिए। बाहर बर्फ का तूफान दोबारा से आ गया था। शौर्य को लग रहा था कि अब वो उस लड़की के साथ ही इस छोटे से कैंप में फंस गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक लम्हे के लिए तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि वो खुद यहाँ से चला जाए और काव्या को यहीं छोड़ दे, लेकिन फिर दूसरे लम्हे काव्या का मासूम चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूमने लगा था और उसने सोचा कि इस सब में इस बेचारी लड़की का क्या कसूर है। इसलिए वो उसके साथ ही रुकने के लिए राज़ी हो गया था। वहाँ पर आग जलाने का कोई भी सामान मौजूद नहीं था। अब शौर्य को भी बहुत ठंड महसूस हो रही थी। वो जानता था कि अगर काफ़ी देर तक वो दोनों इसी हालत में रहे तो वो दोनों ही बर्फ़ बन जाएंगे। उसे इस सब से बचने के लिए कुछ तो करना ही था। उसके ज़हन में जो ख़याल आ रहा था वो बार बार उस ख़याल से नज़रें चुरा रहा था और अपने आप को ये सब कुछ करने से भी रोक रहा था, क्योंकि वो जानता था कि एक बार अगर वो काव्या के करीब चला गया फिर शायद उसे खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी तो उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने काव्या के ऊपर से सबसे पहले मोटा कोट उतारा था। अंदर से काव्या का नाजुक वजूद उसके सामने था, जिसे देखकर उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा था। और फिर न चाहते हुए भी वो काव्या के ऊपर ही लेट गया था और उसे जोर से पकड़ लिया था। उसकी दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, फिर न चाहते हुए भी वो बहकने लगा था। सबसे पहले उसकी नज़र लड़की के होठों पर पड़ी थी। उसने अनजाने में अपने होठों पर जुबान फेरी और फिर करीब झुक गया था। उसने लड़की के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया था। अब लड़की की सांसें अटकने लगी थी तो शौर्य घबरा गया था और तुरंत पीछे हट गया था। काव्या ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में भी उस समय अजीब सा नशा था और वो खुश नजर आ रही थी। ये देखकर शौर्य के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई थी। उसे ये अंदाजा हो गया था कि अब लड़की की तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उसे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब शौर्य का मन और भी बेकाबू हो रहा था। उसने एक बार पीछे हटने की कोशिश की, मगर लड़की ने उसके गले में बाहें डालकर उसे फिर अपने पास खींच लिया था और धीमी आवाज़ में बोली थी, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत है।
भगवान के लिए मुझसे दूर मत जाओ। अब हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। बाहर बर्फ गिर रही थी लेकिन उन्हें इसका कोई होश नहीं था। न उन्हें अब ठंड महसूस हो रही थी और न मौत का डर था, जबकि वे दोनों उस समय बहुत ऊंचाई पर मौजूद थे। और अगर कोई हादसा हो जाता तो उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होता। उन्होंने अपने डर को किनारे रख दिया था। शौर्य का दिल ही नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे लड़की की भारी आवाज सुनाई दी थी, जिसमें तकलीफ भी थी लेकिन साथ ही साथ एक अजीब सा सुकून भी छुपा था। यह सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और वो फिर से उसके करीब चला गया था। सुबह जब काव्या की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया था। उसने हैरानी से चारों ओर देखा। ये कैंप उसका अपना नहीं था। जब उसकी नज़र पास ही लेटे शौर्य पर पड़ी तो उसने झटका लगा था। उस समय शौर्य बिल्कुल सही हालत में नहीं था। काव्या ने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ मल लिया था और घबरा कर चिल्लाई थी, तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ सुनकर शौर्य ने धीरे धीरे आंखें खोली और गुस्से से उसकी तरफ देखा था। दरअसल शौर्य नींद का बहुत ही हल्का था। जरा सी बात पर उसकी नींद खुल जाती थी और अगर उसकी नींद पूरी न हो पाए तो उसके सिर में तेज दर्द होने लगता था। काव्या ने अभी उसकी नींद तोड़कर उसे परेशान कर दिया था। शौर्य की नज़र जब काव्या पर पड़ी तो वो मुस्कुरा उठा था। पिछली रात के सारे वाक्य उसके आंखों के सामने घूमने लगे थे। शौर्य को इस तरह मुस्कुराता देखकर काव्या के दिल में बेचैनी होने लगी थी। वो शौर्य को तो देख रही थी लेकिन उसने अभी तक अपनी हालत पर ध्यान ही नहीं दिया था। शौर्य ने उसे देखते हुए कहा, जल्दी से अपने आप को ढक लो, वरना इससे पहले कि मेरा मन फिर से काबू से बाहर हो जाए। काव्या की नज़र जब खुद पर पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसने जल्दी से पास पड़ी हुई शर्ट को उठा ली थी। उसे शर्ट पहनते देख शौर्य कहने लगा, ये भी मेरी ही है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए थे और वो शौर्य के सीने पर थप्पड़ मारते हुए बोली थी, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। शौर्य ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, देखो अभी भी मेरे पास कोई वीडियो नहीं है जो मैं तुम्हें दिखा सकूं कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ है, लेकिन मेरे पास वो यादें ज़रूर हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि कल रात तुमने अपनी खुशी से खुद को मेरे हवाले किया था। कल रात तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत थी। तुम सर्दी के मारे बुरी हालत में थी और अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद की और मदद करने के बाद वहाँ से जाने लगा था, लेकिन तुमने मेरी वहाँ पकड़ ली और मुझे मजबूर कर दिया था। शौर्य ने जब सच कहा और कुछ अपने हिसाब से मिला दिया, वो अच्छी तरह जानता था कि इस लड़की को कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि वो होश में बिल्कुल भी नहीं थी। जिसे जिंदा रहने के लिए सिर्फ गर्मी चाहिए थी, जो उसे शौर्य की वजह से मिल गई थी। क्या हमारे बीच सब कुछ हो गया? जाहिर सी बात है, दो जवान लोग थे, सब कुछ ही हुआ होगा। चलो अब तुम ज़्यादा परेशान मत हो, जल्दी से कपड़े पहनो और हम नीचे चलते हैं। भगवान का शुक्र है कि तूफान रुक गया है। जब शौर्य बाहर निकला तो नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तूफान रुका नहीं था बल्कि और भी तेज हो गया था। ये देखकर शौर्य घबरा गया था। वो जल्दी से कैंप में वापस आया और काव्या से बोला था, क्या तुम्हारे पास कोई संपर्क करने का जरिया है? काव्या ने जल्दी से नामे सिर हिलाया था और शिकायत भरे लहजे में बोली थी, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नई है। क्या मतलब है इस बात का? क्या ये कैंप तुम्हारा नहीं है? नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये कैंप मेरा नहीं है। दरअसल मैं अपने साथियों के साथ पहाड़ चढ़ रही थी, लेकिन अचानक बर्फ का तूफान आ गया और मैं बेहोश होकर गिर गई थी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये कहकर वो अपने साथियों को याद करने लगी और रोने लगी। उसे रोता देखकर शौर्य के दिल को भी तकलीफ हुई थी। शौर्य ने उसे तसल्ली दी और कहा, मेरे रहते तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं न सिर्फ तुम्हारे साथियों को ढूंढूंगा बल्कि तुम्हें भी बहुत जल्द तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन इसके लिए हमें यहाँ से निकलना होगा और निकलने के लिए सबसे पहले मुझे नीचे मौजूद लोगों से संपर्क करना होगा, क्योंकि किसी की मदद के बिना तो हम यहाँ से निकल नहीं सकते। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। काव्या उसके चेहरे पर परेशानी साफ देख रही थी। काव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, तुम थोड़ी देर बैठो, शांत होकर सोचो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। शौर्य ने कहा, हमारे पास बैठने का समय नहीं है। अगर हम यहाँ पर बैठ गए तो ये तूफान हमें पूरी तरह निगल लेगा और हम भी इसी पहाड़ में बर्फ पड़ने जमे होंगे।
भगवान के लिए इस तरह की बातें मत करो। अगर इंसान अच्छी बात मुंह से नहीं निकाल सकता तो कम से कम बुरी बात भी नहीं निकालनी चाहिए। काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा था। काव्या जी, मैंने कोई गलत बात नहीं की, बल्कि मैंने तो सच यही कहा है, और आपको इस बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि आपको जमाने से सबसे ज्यादा डर लगता है। इसी वजह से तो कर मेरे साथ इतना चिपक रही थी। ठीक है, अब इस बात को भूल जाओ, मैं भी भूल गई हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ? वो लम्हे तो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे थे। तुम्हें पता है कि मैं पहली बार किसी लड़की के इतना करीब गया था, और मुझे पहली बार किसी लड़की को देखने का मौका मिला है। तुम्हें देखकर तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। अब तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो दोबारा से बहकने लगा था। काव्या ने जब उसकी बदलती हुई नीयत को देखा तो उसका ध्यान दोबारा से तूफान की तरफ कराया था, और कहा था कि फिलहाल ये सब कुछ करने का समय नहीं है। पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचो, फिर मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचती हूँ। ये कहकर वो भी मुस्कुराने लगी थी। दरअसल काव्या को कल रात के बारे में को सब कुछ याद था, और वो एक एक पल के बारे में जानती थी, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बन रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शौर्य का सारा डर भी खत्म हो जाए। उसने उसे कल रात पहली बार नहीं देखा था, बल्कि वो एक लंबे अरसे से शौर्य को जानती थी। शौर्य हर साल ही यहाँ आता था और पहाड़ी पर चढ़ता था, और वो भी उसे देखकर खुश होती थी। वो दिल ही दिल में शौर्य से बहुत मोहब्बत करती थी, और किसी तरह से उसके करीब जाना चाहती थी। इसी चक्कर में ही वो पहाड़ी पर चढ़ी थी कि रास्ते में जाकर फिर उसके साथ वो हादसा पेश आ गया था, जिसकी वजह से वो अपने साथियों से अलग हो गई थी। वो नहीं जानती थी कि किस्मत भी उस पर इतनी मेहरबान हो जाएगी, और उसकी मदद करने वाला कोई और इंसान नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत ही होगा। कल शौर्य जब उसके करीब आया था तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। वो जानबूझकर खुद को बेहोश महसूस करवा रही थी, ताकि शौर्य अपनी मर्जी से वो सब कुछ कर दे जो वो लंबे अरसे से चाहती थी। शौर्य ने जब अपना आप उसके हवाले किया तो वो बहुत खुश हो गई थी। उसे शौर्य के अलावा बाकी सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शौर्य ने उसे सोच में डूबा देखकर जल्दी से उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई थी। वो होश की दुनिया में आई और सर खुजाते हुए कहने लगी, वो दरअसल मैं इसी बारे में सोच रही थी कि यहाँ से कैसे निकला जाए। शौर्य मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मैं लोगों के चेहरे को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ, और मुझे पता चल जाता है कि इंसान कब झूठ बोल रहा है और कब सच बोल रहा है। जब तुम गहरी सोच में डूबी हुई थी तब तुम्हारे गाल लाल हो गए थे। इसका मतलब यही था कि तुम कल रात के लम्हे के बारे में ही सोच रही थी। मुझे दोबारा से बेचैनी हो रही थी। शौर्य उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने काव्या के हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें धीरे धीरे मलने लगा था। काव्या को दोबारा से अपना आप अपने हाथों से निकलता हुआ महसूस हो रहा था। वो शौर्य को खुद से अलग करना चाहती थी और उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। शौर्य, तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती। मैं इसी बारे में तो ही जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे इनकार क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जितना लड़कियों के बारे में जानता हूँ, मुझे यही पता है कि लड़कियां कभी भी किसी अजनबी शख्स को अपने करीब नहीं आने देती। लेकिन जब मैंने कल रात तुम्हारी मोहब्बत देखी और कल रात तुम्हारी बेचैनी देखी तो मुझे अंदाजा हुआ था कि तुम लंबे अरसे से मुझे जानती हो। क्या तुम मुझे ये सब कुछ बताना पसंद नहीं करोगी? शौर्य ने जज्बात से बोझिल लहजे में कहा था। काव्या को लगा कि अब वो और कुछ भी नहीं छुपा पाएगी। इससे पहले कि वो उसे अपनी हकीकत बताती, अचानक ही एक जोरदार धमाका हुआ था। धमाके की आवाज़ सुनकर शौर्य खुद भी घबरा गया था। फिर उसने काव्या को तसल्ली दी और कहने लगा, फिक्र मत करो, यहाँ पर ये छोटे मोटे धमाके होते ही रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर बर्फ़ बहुत मजबूत होती है वहाँ पर लोग ऐसे धमाके करते हैं ताकि उस बर्फ को हटाया जा सके। मुझे यकीन है कि कुछ ही देर बाद यहाँ पर लोग आ जाएंगे। ये सुनकर काव्या उसके गले में बाजू डालकर फूट फूट कर रोने लगी थी। काव्या को इस तरह रोता देखकर शौर्य भी परेशान हो गया था और उसे कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये आंसू बहाने की क्या वजह है? काव्या ने उसे कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें हासिल किया है। अब मैं दोबारा तुम्हें नहीं खोना चाहती। तुम्हारे बिना मैं जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगी। पहले शायद मैं तुम्हारे बिना जी भी लेती, लेकिन जब से मैंने तुम्हें महसूस किया है तब से तुम मुझे अपनी ज़रूरत लगने लगे हो।
इंसान अपनी ख्वाहिशों के बिना तो जिंदा रह सकता है, लेकिन अपनी ज़रूरतों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तुम अब कुछ ज़्यादा ही भावुक हो रही हो। मैं तुमसे कहीं भी दूर नहीं जा रहा, बल्कि मैंने भी जब से तुम्हें देखा है तब से ही तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि हम दोनों एक साथ ही इस दुनिया से जाएंगे। शौर्य ने उसके माथे पर किस किया और फिर उसे तसल्ली दी। उसका दिल कर रहा था कि वो दोबारा से उसे अपनी बाहों में भर ले और उस पर अपनी मोहब्बत की बरसात कर दे, लेकिन फिलहाल सही समय नहीं था। अभी उन्हें किसी भी तरह यहाँ से निकलना था। उसने काव्या को दोबारा से वो मोटा सा कोट पहनाया था। काव्या उसमें बहुत ही प्यारी और क्यूट लग रही थी। शौर्य ने बेख्याली में उसके होठों को चूम लिया था। ये देखकर काव्या दोबारा से शर्माने लगी थी। अगर तुम इसी तरह से शर्माती रहोगी तो मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। नहीं, मैं नहीं शर्मा रही, देखो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, काव्या ने जल्दी से कहा, क्योंकि अब वो बस किसी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी। उसे इस बात का तो यकीन हो गया था कि अब शौर्य भी उससे मोहब्बत करने लगा है और वो ज़रूर ही उससे शादी करेगा। काव्या शुरू से ही एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की थी और उसकी शुरू से ही यही ख्वाहिश थी कि वो बॉयफ्रेंड बनाने के बजाय शादी करे। और फिर जब उसने शौर्य को देखा तो उसे अपना दिल दे बैठी थी और उसकी दीवानी हो गई थी। जब शौर्य को ये पता चला कि काव्या हर साल ही उसे यहाँ पर देखने के लिए आती है तो उसे बहुत ही हैरानी हुई थी। उसने काव्या से पूछा, क्या तुमने कभी भी मुझे जानने की कोशिश नहीं की? काव्या ने तेजी में नामे सिर हिलाया था और कहा कि मैं कभी भी तुम्हारे बारे में कभी पूछती नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए प्रार्थना करती थी। मुझे यकीन था कि मेरी प्रार्थना जरूर पूरी होगी और तुम मेरे नसीब में लिख दिए जाओगे। शौर्य हैरान रह गया था। उसने पहली बार कोई ऐसी लड़की देखी थी जिसे दुआओं पर इतना ज़्यादा यकीन हो। वैसे तो लड़कियां जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी, यहाँ तक कि अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखती थी। लेकिन काव्या पहली लड़की थी जिसने न सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह की बल्कि अपनी मोहब्बत पर यकीन रखा था। थोड़ी ही देर बाद शौर्य ने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से कैंप से बाहर निकल गया था। काव्या भी उसके साथ कैंप से बाहर निकलकर उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हवा बहुत तेज थी। काव्या बार बार पीछे की तरफ गिरती। शौर्य उसे लगातार चलने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो एक बर्फ में फंस गई तो फिर उसका पाँव निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो जानता था कि ये बहुत ही सख्त बर्फ है। काव्या अचानक ही रास्ते में रुक गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोता देखकर शौर्य को गुस्सा आ गया था। वो उसकी कोई भी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही थी और बहुत ही जल्दी ही हिम्मत हार रही थी। काव्या ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से खतरे में हो। शौर्य ने इस बार उसका हाथ जोर से पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए कहा, आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन अब कभी भी ये बात मत करना। मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से कभी भी खतरे में नहीं पड़ सकती। मैंने तुमसे मोहब्बत का दावा किया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और तुम्हारी हर हाल में सुरक्षा करूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी जान पर खेल कर भी तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाऊंगा। शौर्य की बात सुनकर काव्या ने जल्दी से उसके होठों पर हाथ रखा था और कहा, मरने वाली बातें मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि या तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं या फिर तुम्हारे साथ ही इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। इसके अलावा मेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं है। इस बार शौर्य चुप हो गया था, क्योंकि वो जानता था अपने सबसे खास इंसान के लिए मौत की दुआ करना कितना मुश्किल काम है। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो काव्या का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। उसने काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, अब हिम्मत करो और चलते रहो। जब भी तुम थको यही सोचो कि बहुत जल्द ही हम एक अच्छी जगह पर होंगे और अच्छी जिंदगी बिता रहे होंगे। हमें बस किसी तरह यहाँ से निकलना है। एक बार हम सफल हो गए तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। काव्या ने तेजी से हाँ में सिर हिलाया। जब उसने ये इरादा कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हिम्मत नहीं हारेगी और बीच रास्ते में नहीं रुकेगी। वो तेजी से चलती जा रही थी। फिर अचानक ही तूफान और तेज हो गया था, जिससे उसके लिए आगे जाना और भी मुश्किल हो गया था। शौर्य ने एक छोटी सी गुफा देखी थी। उसने काव्या का हाथ पकड़ा और जल्दी से उस गुफा के अंदर चला गया था। गुफा के अंदर का मौसम का बाहर से काफी बेहतर था। उसने काव्या से कहा, थोड़ी देर तक यहाँ पर रुकते हैं, जैसे ही तूफान थोड़ा कम होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे।
काव्या डरती हुई आंखों से गुफा की तरफ देख रही थी, जो बहुत बड़ी और डरावनी लग रही थी। काव्या ने शौर्य से कहा, अगर यहाँ जानवर आ गया तो वो हमें खा जाएगा। तुमसे किसने कहा कि मैं किसी जानवर को ये इजाजत दे दूंगा कि वो मेरी सबसे प्यारी होने वाली पत्नी को खा जाए, बल्कि जानवर की बजाय मैं खुद ही अपनी पत्नी को खा जाऊंगा। ये कहकर वो दोबारा काव्या की तरफ बढ़ा था। उससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, काव्या तेजी से साइड पर हटी थी और हंसने लगी थी। उसे हंसता देख शौर्य के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई थी। वो नहीं जानता था कि उसे इतनी आसानी से किसी लड़की से प्यार हो जाएगा। वो बहुत ही कठोर दिल का इंसान था और लड़कियों को देखकर यही सोचता था कि ये समय की बर्बादी करने जैसा है। वो प्यार पर भी विश्वास नहीं रखता था, लेकिन जब से उसने काव्या को देखा था, तब से उसके तब से उसकी सोच ही बदल गई थी। उसे काव्या अचानक ही बहुत अच्छी लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे काव्या ही उसकी पूरी दुनिया हो। अब उसके बिना जिंदगी जीने का विचार भी शौर्य के लिए बहुत कठिन हो गया था। पहले जब वो अपने दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनता था तो वो उनके बहुत मजाक उड़ाता था और कहता था कि वो सब अस्थायी चीजें हैं, थोड़ी ही समय के बाद तुम लोग वास्तविक दुनिया में लौट आओगे और इन सब चीजों से मन भर जाएगा। मगर अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो और उसकी खुशियां भी पूरी तरह से काव्या से जुड़ी हों। वो काफी देर तक काव्या के साथ बैठा इधर उधर की बातें करता रहा और फिर उसके साथ शरारतें भी करता रहा। वो हर थोड़ी देर बाद ऐसी बातें कह देता जिसे काव्या शर्माने पर मजबूर हो जाती थी। काव्या के चेहरे पर फैली शर्मीली मुस्कान उसे अपने दिल के करीब महसूस हो रही थी। काव्या ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और शरारत करते हुए कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि तूफान ज्यादा देर तक रहेगा, तो क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें। शौर्य ने घूर कर उसके चेहरे की ओर देखा और कहा, फिलहाल तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक है, मुझे ठंड का एहसास नहीं हो रहा। तुम अपनी बात करो, अगर तुम्हें ठंड लग रही हो तो मैं तुम्हारी ठंड दूर करने के लिए तैयार हूँ। काव्या जल्दी से कांपने लगी और कहने लगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो, मेरी जान बचाओ। ये कहकर उसने दोबारा उसे उसके गले में बाहें डाल दी थी और जोर जोर से हंसने लगी थी। शौर्य को समझ आ गया था कि कल उसने ड्रामा किया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बड़ी ड्रामेबाज हो सकती हो। काव्या ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं भी बड़ी ड्रामेबाज हूँ। बस तुम एक बार यहाँ से मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें अपने ड्रामे जरूर दिखाऊंगी। अगर मैंने तुम्हें नचाया तो मेरा नाम भी काव्या नहीं। शौर्य ने दोनों हाथ उठाकर कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा। काव्या ने कहा, ऐसे कैसे नहीं कर रहे, शादी तो अब तो तुम्हें सिर्फ मुझसे ही करनी पड़ेगी। अगर तुम इनकार करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठा लूंगी। दोनों बैठे बैठे नोकझोंक कर रहे थे कि अचानक ही बर्फ जोर जोर से जमीन पर गिरने लगी थी। थोड़ी ही देर बाद गुफा का दरवाजा भी बंद हो गया था। ये देखकर काव्या ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी थी। उसे इस तरह चिल्लाते देखकर शौर्य ने उसे शांत रहने को कहा था और तसल्ली दी थी, फिक्र मत करो, बहुत जल्द ही ये बर्फ हटा दूंगा। जब शौर्य ने ये सुनिश्चित कर लिया था कि जितनी भी बर्फ गिरनी थी गिर चुकी है, वो जल्दी से उठ गया था और गुफा की तरफ बढ़ा था। लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गया था कि ये बर्फ नर्म नहीं थी बल्कि बहुत ही सख्त थी। इसे हटाना दो लोगों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसने पलट कर देखा तो काव्या उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ ही देख रही थी। शौर्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि हम यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। काव्या ने जल्दी में नाव में सिर हिलाने लगी थी और बोली, भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो। मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। मुझे बस किसी तरह यहाँ से निकलना है। ये कहकर उसने जोरदार लात से बर्फ के टुकड़े मारे और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, क्योंकि बर्फ बहुत ही सख्त और नुकीली थी और उसकी टांग घायल हो चुकी थी। शौर्य को उसकी इस तरह की बेवकूफ़ी की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने काव्या को डांटा तो काव्या रोते हुए बोली थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे चोट लगेगी। फिर वे दोनों एक साथ बैठ गए थे। शौर्य ने कहा, अब तुम मुझे सारी कहानी बताओ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या छुपा है और कितने समय से तुम मेरे पीछे इस तरह परेशान हो रही हो। काव्या ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा था, अगर मैं अपनी कहानी बताऊं तो क्या आप मुझे अपनी कहानी बताएंगे? शौर्य ने कहा, जरूर, तुम्हारे पास मुझे अपनी कहानी बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने जज्बात अपने साथ लेकर यहाँ से नहीं जाना चाहता।
मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। काव्या ने कहा, तो फिर आप शुरू करें, क्योंकि मैं तो तुम्हें काफ़ी हद तक बता चुकी हूँ कि मैं लंबे समय से तुम्हारे पीछे परेशान थी, तुमसे प्यार करती थी और तुम्हें अपनाना चाहती थी, मगर मैंने कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा तुम्हारे लिए दुआ की। शौर्य ने कहा, ठीक है, फिर मेरी कहानी सुनो। मेरी कहानी ये है कि मुझे शुरू से ही लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लड़कियों को देखकर मुझे गुस्सा आता था। मैं उन्हें भगवान की बनाई हुई सबसे खराब चीज़ समझता था। मेरे दोस्त लड़कियों से दोस्ती करते थे, लेकिन मैं उनके पास जाना भी पसंद नहीं करता था। मगर उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा, तो कुछ पल के लिए मैं बस तुम्हें देखने ही लगा था। शौर्य ने काव्या की नाक को हल्के से दबाया और कहा था, शायद तुमसे प्यारी कोई नहीं लगी। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था कि इसी वजह से मैं पहले ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। मुझे लगा था ये सिर्फ एक खिंचाव है और थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं तुम्हारे करीब गया और तुम्हें महसूस किया, तो मुझे पता चला कि ये आकर्षण नहीं था, बल्कि तुम मेरे जीने की वजह हो, और तुम्हारे बिना जीना अब मेरे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और उसी समय शौर्य ने निर्णय ले लिया था कि वो काव्या को अपनी जिंदगी में शामिल करेगा। वो सोच रहा था कि अगले ही दिन उसे नीचे ले जाएगा और प्यार का इजहार कर उससे शादी की अंगूठी पहना देगा। मगर वो नहीं जानता था कि वे दोनों इतनी बुरी तरह इस जगह पर फंस जाएंगे और उनका अंत इतना खराब होगा। शौर्य की आंखों में आंसू थे। निश्चय ही वो बहुत ही मजबूत आदमी था, लेकिन अभी जो हालात थे, ऐसे हालात में कोई भी डर सकता था। काव्या ने जल्दी से उसके आंसू पोंछे और कहा, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं हमारे दोनों के लिए दुआ करती हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी ये दुआ भी स्वीकार होगी। काव्या ने अपनी आंखें बंद की और दुआ करने लगी थी। शौर्य ने उसके चेहरे की ओर देखा, जहाँ पर उस समय मासूमियत फैली हुई थी और विश्वास था कि उसकी दुआ स्वीकार होगी। थोड़ी ही देर बाद फिर एक जोरदार आवाज सुनाई दी थी और उसके साथ ही उस गुफा के सामने से पत्थर भी हिलने लगे थे। शौर्य ने देखा तो वहां उसके दोस्त मौजूद थे, जो खुशी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे और शौर्य को अपने गले से लगा लिया था। शौर्य को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके दोस्त उसकी मदद के लिए यहाँ आ जाएंगे। तो क्या तुम लोग ही थे जो इतनी देर से डरावनी आवाजें पैदा कर रहे थे? शौर्य ने उसकी तरफ शिकायत भरी निगाहों से देखते हुए कहा था। उनकी बात सुनकर उसके दोस्त बोले थे, हाँ और क्या, जब से हमें पता चला है कि हमारा दोस्त हो गया है, तब से ही हम तुम्हें ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हारे लिए कितने परेशान हुए हैं। फिर उन्होंने काव्या की तरफ देखा और शौर्य से पूछा, ये लड़की कौन है? शौर्य ने मुस्कुराते हुए काव्या को देखा और कहा, ये तुम्हारी भाभी है। और ऐसे कैसे? तुम तो कहते थे कि 3 साल बाद लड़की पसंद करोगे और फिर 5 साल बाद शादी करोगे। एक ही दिन में तुम्हें क्या हो गया? अब मैं सारी बातें तुम्हें नहीं बता सकता। चलो पहले जल्दी से यहाँ से निकलो। उसने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे लेकर गुफा से बाहर निकल गया था। करीब ही एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। तूफान भी काफी हद तक रुक चुका था। काव्या बहुत खुश थी कि उसने जो दुआ की थी, उसकी दुआ पूरी हो गई थी। वो नहीं जानती थी कि सच्चा प्यार इतनी जल्दी मिल जाता है। शौर्य भी बहुत खुश था। उसने काव्या को अपने घर ले गया था और वहां उसे अपने माँ बाप से मिलवाया था। दरअसल काव्या की इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था और वो अपने भाई के साथ ही रह रही थी। लेकिन उसका भाई भी उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करता था और धमकी देता था कि अगर उसने अपनी नौकरी की कमाई उसके हवाले नहीं की, तो वो उसे घर से बाहर निकाल देगा। काव्या के लिए अपने भाई के घर पर जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था और वो बहुत जल्दी ही अपनी दोस्त के घर शिफ्ट होने की सोच रही थी। लेकिन इससे पहले ही उसकी जिंदगी में शौर्य आ गया था, जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। शौर्य के पिता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, जिसे वो अकेले ही संभाल रहा था। वो एक सफल और जबरदस्त इंसान था। काव्या इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। जब उसे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला, तो उसे हीनता का अनुभव होने लगा था। उसने शौर्य से कहा, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। शौर्य ने उसके होठों पर उंगली रखी और कहा, आज ये बात कह दी, लेकिन फिर कभी ये बात मत करना। तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो और मैं अपने फैसले पर बहुत खुश हूँ। दोनों नहीं जानते थे कि प्यार की कहानी का अंत इतना खूबसूरत होगा। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।